Hello India, how are you all? So I welcome you all in my YouTube channel Day Physics Tutorial. आज का जो अपना टॉपिक है वो है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। हालांकि ये टॉपिक सीबीएसई, आरबीएसई दोनों के लिए है, लेकिन आरबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से ये थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सीबीएसई में एज इट इज डेरिवेशन नहीं पूछा जाएगा, ये निश्चित है, श्योर है, लेकिन इसके बिहाफ पे न्यूमेरिकल्स पूछे जा सकते हैं। तो मैं आरबीएसई के लिए इसकी प्रोबेबिलिटी लिख रहा हूं। ये प्रोबेबिलिटी है इसकी 80%। देखते हैं टॉपिक क्या है। टॉपिक है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस, मतलब चार्जेस का एक जगह से दूसरी जगह पर एक्सचेंज हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है बाय कॉम्बिनेशन ऑफ चार्ज्ड कंडक्टर्स। मतलब दो कंडक्टर्स लिए गए होंगे, उन दोनों कंडक्टर्स में से एक कंडक्टर से दूसरे कंडक्टर की तरफ चार्ज जो है फ्लो हो रहा है, ये हमें पढ़ना है। तो कहानी क्या है, इस तरीके से मान लो दो कंडक्टर्स हैं, कंडक्टर्स ए और कंडक्टर बी। पहले का कैपेसिटेंस है C1। दुनिया के हर कंडक्टर का कैपेसिटेंस होता है। कैपेसिटेंस मतलब चार्ज होल्ड करने की कैपेबिलिटी। तो इसका C1 है और इसका C2 है। मान लो इसका पोटेंशियल V1 है एंड द पोटेंशियल ऑफ अनदर कंडक्टर इज V2। इस पे जो चार्ज इकट्ठा है वो Q1 है, इसने जो चार्ज स्टोर किया है वो Q2 है। ओके, चार्ज कंडक्टर्स तो ले लिए दो चार्ज कंडक्टर्स। अब ये दूर है, दूरियां हैं इनके बीच में, अभी कम नहीं करनी है इनकी दूरियां, बाद में कम करेंगे। तो अभी इस कंडीशन में पहले कंडक्टर पे चार्ज का फॉर्मूला कितना हो जाएगा, द चार्ज एट फर्स्ट कंडक्टर कितना होगा, चार्ज का फॉर्मूला क्या हो जाता है, Q1 इज इक्वल टू हो जाएगा, Q1 इज इक्वल टू हो जाएगा CV, इसका कैपेसिटेंस C1 और इसका पोटेंशियल V1। इसी तरीके से दूसरे कंडक्टर पे चार्ज Q2 होगा C2 V2। इक्वेशन नंबर 2। पहले कंडक्टर पे चार्ज जो है C1 V1 है, दूसरे कंडक्टर पे चार्ज C2 V2 है। ये इन पैरामीटर के टर्म्स में आ गया, पैरामीटर के टर्म्स में C1 V1 C2 V2। तो टोटल चार्ज कितना हो गया, टोटल चार्ज हो गया दोनों पे मिला के Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2। Q1 और Q2 की वैल्यू आपको पता ही है, ये बाय जब वैल्यूज को पुट कर दो C1 V1 प्लस C2 V2, तो ये टोटल चार्ज हो गया। और भैया इसकी जरूरत पड़ेगी आगे तेरे को, अब ये रुक जा। ये कंडीशन 1 का डायग्राम है। जब तू कंडीशन लिख रहा होगा पहले ये डायग्राम बनाएगा, उसके बाद ये सारी चीजें करेगा। उसके बाद जो बुक वाला है, एग्जामिनर है, जो टीचर है, वो नहीं माना, उसने इस पे प्रैक्टिकल किया। उसने क्या किया, एक वायर के थ्रू इन दोनों कंडक्टर्स को जोड़ दिया, को, ताकि चार्ज जो है यहां से यहां फ्लो हो सके। अब देखिए चार्ज के फ्लो होने का रूल बताओ। पहले मैं आपको कंडीशन 2 का डायग्राम बना के दे देता हूं। कंडीशन 2 का डायग्राम कुछ ऐसा है, ये तो कंडक्टर्स हैं वही, पहले का कैपेसिटेंस C1 था, दूसरे का कितना था C2। अब मैंने इनको एक वायर के थ्रू कनेक्ट कर दिया, कंडक्टिंग वायर के थ्रू। तो भैया जिसका पोटेंशियल ज्यादा था, मैं मान के चल रहा हूं V1 ज्यादा था, तो यहां मान के चलेंगे लेट V1 इज ग्रेटर देन V2। ये कंडीशन मान के चल रहे हैं कि इसका पोटेंशियल ज्यादा मान लिया है, इसका कम। तो जिसका पोटेंशियल ज्यादा है उसकी तरफ से जिसका पोटेंशियल कम है उधर चार्ज फ्लो होने लगता है। जैसे दो वाटर के टैंक हैं, एक का लेवल ज्यादा है, दूसरे का लेवल कम है, तो जिसका लेवल ज्यादा है उसमें से पानी फ्लो होके जिसका लेवल वाटर का कम है उसमें आ जाता है। ऐसे ही यहाँ जिसका पोटेंशियल ज्यादा है उसमें से चार्ज फ्लो होके जिसका पोटेंशियल कम है उसकी तरफ चला जाता है। कब तक ऐसा होता रहता है, जब तक कि वाटर टैंक के दोनों जो वाटर टैंक है उनका लेवल बराबर ना हो जाए। और यहाँ पे ऐसा तब तक होता रहेगा जब तक कि दोनों के पोटेंशियल बराबर ना हो जाए। तो चार्ज विल कीप ऑन फ्लो। मान लो फ्लो हो जाने के बाद इसका चार्ज कम हो गया, पहले Q1 था तो अब हो गया Q1 डैश।
और इसका बढ़ के हो गया Q2 डैश। अब कब तक फ्लो हुआ, जब तक कि दोनों का पोटेंशियल बराबर ना हो जाए। तो मान लो अब Q1 डैश और Q2 डैश हो गया, इसका भी पोटेंशियल V और इसका भी पोटेंशियल V, कॉमन पोटेंशियल दोनों का V मान लिया मैंने। ओके, अब ऐसी ही कैलकुलेशन वापस करते हैं कंडीशन 2 में। कंडीशन 1 का हो गया, वो कंडीशन 2 में देखते हैं। कंडीशन 2 में चार्ज होगा, द चार्ज एट कंडक्टर्स कितना होगा आप ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके होंगे अभी तक। Q1 डैश इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, Q1 डैश इज इक्वल टू नया कैपेसिटेंस C1 इनटू नया पोटेंशियल V। कैपेसिटेंस तो वही है, पहले भी C1 था अब भी C1 है, क्यों चेंज नहीं हुआ ये कैपेसिटेंस, क्यों नहीं इसका चेंज हुआ रिबा कैपेसिटेंस क्यों नहीं चेंज हुआ इसका। रिबा कह रही है कि सर क्योंकि इसके फिजिकल पैरामीटर चेंज नहीं हुए, इसकी जो रेडियस पहले थी वही रेडियस अब है, तो इसका कैपेसिटेंस चेंज नहीं होगा, ना ही इसके फिजिकल पैरामीटर चेंज हुए तो इसका भी कैपेसिटेंस चेंज नहीं होगा। तो इस पे जो नया चार्ज है Q1 डैश वो मेरे को मिल गया C1 V के बराबर, इसका कैपेसिटेंस इनटू इसका पोटेंशियल। ऐसे ही Q2 डैश कितना होगा, ठीक है, इस पे जो चार्ज होगा हालांकि पहले से कम हो गया है, नया चार्ज Q2 डैश इज इक्वल टू होगा इसका कैपेसिटेंस इनटू इसका पोटेंशियल। इक्वेशन 4 इक्वेशन 5, तो टोटल चार्ज कितना होगा, टोटल चार्ज हो जाएगा, मान लो Q डैश से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इज इक्वल टू होगा Q1 डैश प्लस Q2 डैश, ये प्लस ये इज इक्वल टू यो, तो Q डैश इज इक्वल टू आ गया दोनों का सम, दोनों में कैपिटल V कॉमन है, C1 C2 आ जाएंगे, तो C1 प्लस C2 इनटू कैपिटल V। इक्वेशन 6, ये नया चार्ज ये पुराना चार्ज, भैया कुछ तो रिलेशन है इनके बीच में, कुछ तो रिलेशन है। मतलब देखिए इस सिस्टम को देखो, इस सिस्टम को देखो और इस सिस्टम को भी देखो, जो भी कुछ हुआ है इन बाउंड्रीज के अंदर, एक बाउंड्री अगर मैं बना दूं बाउंड्रीज के अंदर भी ट्रांसफर हुआ है, ना तो बाहर से कोई चार्ज लाया गया और ना इनके अंदर से चार्ज लेके कहीं बाहर ले जाया गया। तो साइंस कहती है, फिजिक्स कहती है कि भैया कंजर्वेशन ऑफ चार्ज होना चाहिए। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज मतलब ये क्या, मतलब जितना सिस्टम में पहले चार्ज था मिला के उतना ही बाद में भी होना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, अकॉर्डिंग टू द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के अकॉर्डिंग क्या हो जाना चाहिए, दोनों जो चार्जेस हैं वो बराबर होने चाहिए। मतलब पहले का चार्ज कनेक्ट करने से पहले का चार्ज इज इक्वल टू कनेक्ट करने के बाद का चार्ज, तो Q डैश इज इक्वल टू Q। ओके, वैल्यूज पुट कर दो, तो C1 प्लस C2 इनटू V इज इक्वल टू हो जाता है पुराना चार्ज होता था यो, C1 V1 प्लस C2 V2। अरे भैया यहां से कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला आ गया, C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन में C1 प्लस C2। ये कॉमन पोटेंशियल हो गया, कॉमन पोटेंशियल का मैंने डेरिवेशन कर दिया। तो फर्स्ट पार्ट ये इंपॉर्टेंट है सीबीएसई वालों के लिए भी, इस फॉर्मूला पे बेस्ड न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है, इसके चांस हैं। C1 V1 प्लस C2 V2 को क्या पढ़ोगे, सिस्टम का टोटल चार्ज, अपॉन में C1 प्लस C2 को क्या पढ़ोगे, टोटल कैपेसिटेंस। C1 प्लस C2 को क्या पढ़ोगे, टोटल कैपेसिटेंस। जोड़ देने के बाद टोटल चार्ज कितना होगा, C1 V1 प्लस C2 V2, जो पहले चार्ज था वही बाद में होगा, तो टोटल चार्ज अपॉन में टोटल कैपेसिटेंस। तो कॉमन पोटेंशियल ऐसे भी निकाल सकते हैं, टोटल चार्ज ऐसे लिख देता हूं मैं, अपॉन में टोटल कैपेसिटेंस। तो ये तो हो गया कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला जो कि इंपॉर्टेंट है, जिसके बिहाफ पे न्यूमेरिकल भी पूछ लिया जाता है। ओके, इसको इक्वेशन नंबर नाम दे दो, इक्वेशन नंबर 7 नाम दे दिया मान लो पहले से। अब मैं रेशियो पता करूंगा, पहला मैंने काम कर लिया, कॉमन पोटेंशियल पता कर लिया, दिस इज द डेरिवेशन ऑफ कॉमन पोटेंशियल, लिख देना कॉमन पोटेंशियल। कौन सा कॉमन पोटेंशियल, ये वाला। इन दोनों को कनेक्ट करने के बाद मैंने कहा था ना
जब तक चार्ज फ्लो होता रहेगा, जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। तो वो कितना पोटेंशियल हो गया है, वो सेम पोटेंशियल हुआ कितना है दोनों का, वो इस फॉर्मूला से कैलकुलेट किया जा सकता है। तो ये कॉमन पोटेंशियल हो गया। अब मैं रेशियो फाइंड आउट करने जा रहा हूं। रेशियो किसका, चार्जेस का। यहां मैंने लिखे थे Q1 डैश की वैल्यू थी C1V। मैं ये फाइंड आउट करने जा रहा हूं कि जो नए चार्जेस बने हैं, इन पे जो नए चार्जेस आए हैं वो किसी प्रिंसिपल पे तो बेस होते होंगे, किसी चीज पे तो डिपेंड करते होंगे कि ये चार्ज जो है इस पे कनेक्ट करने के बाद इस पे चार्ज कितना रहेगा, इस पे चार्ज कितना आएगा, इस पे ज्यादा आएगा, उस पे कम आएगा, तो ये किसी फैक्टर पे तो डिपेंड करते होंगे। तो वही मैं फाइंड आउट करने जा रहा हूं इक्वेशन 4 को 5 से डिवाइड करके। डिवाइड इक्वेशन 4 बाय इक्वेशन 5। तो इक्वेशन 4 की वैल्यू होती थी भैया Q1 डैश इज इक्वल टू C1V और इक्वेशन 5 की वैल्यू होती थी Q2 डैश इज इक्वल टू कितना, C2V। तो ठीक है, डिवाइड कर दिया इक्वेशन 4 को इक्वेशन 5 से। पहले वाले पे नया चार्ज अपॉन में दूसरे वाले पे नया चार्ज, तो V से V को उड़ा दे, फॉर्मूला आ जाता है C1 अपॉन C2। ये याद कर ले। अब तू सोचेगा इसमें याद करने जैसा क्या है, तो देख इंपॉर्टेंट फैक्ट ये आ रहा है कि जो चार्ज है वो उसके कैपेसिटेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ बंधु कि जिसका चार्ज ज्यादा होगा ना उसका ही कैपेसिटेंस ज्यादा होगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ये। Q1 डैश के सामने C1, Q2 डैश के सामने C2, मतलब 1 वाले के सामने 1 आ रहा है, 2 वाले के सामने 2 आ रहा है, मतलब जो चार्ज है यहां से वो कैपेसिटेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो मतलब ये हुआ कि जो चार्ज है वो कैपेसिटेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इन दोनों में से जिसका चार्ज ज्यादा होगा, सॉरी जिसका कैपेसिटेंस ज्यादा होगा उस पे ही चार्ज ज्यादा रहेगा, और जिसका भी कैपेसिटेंस कम होगा उस पे चार्ज भी कम इकट्ठा हो पाएगा। क्लियर है? तो यही तो प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटेंस भी होता है। प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटेंस क्या है? कैपेसिटेंस मतलब चार्ज होल्ड करने की कैपेबिलिटी, क्षमता। जिसका कैपेसिटेंस ज्यादा है वो चार्ज ज्यादा होल्ड कर सकता है, तो वही आ रहा है यहां से Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल C। क्लियर है बात? ये दूसरा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है इस डेरिवेशन में जो आपको याद रखना है। और अब जो मैं थर्ड थिंग फाइंड आउट करने जा रहा हूं, मैं यहां से हटा देता हूं इसको। मैं ये पता करूंगा कि चलो इसका पहला पोटेंशियल V1 हुआ करता था, ओके, इसका V2 हुआ करता था, इनको जोड़ देने के बाद कॉमन पोटेंशियल V हो जाएगा। जोड़ नहीं रहा हूं मैं, बस यहां लिख देता हूं एक बार, V हो जाएगा। तो इसके पोटेंशियल में कितना चेंज आया? V1 से V हो गया, मतलब चेंज तो आया है ना। पहले 100 वोल्ट था, अभी 80 वोल्ट हो गया। इसको ऐसे समझ लो, मैं पहले ही बता चुका हूं V1 ज्यादा है, V2 कम है। तो एक एग्जांपल के लिए इसको 100 वोल्ट ले लिया, इसको मैंने ले लिया 50 वोल्ट, और कॉमन पोटेंशियल जो आ रहा है वो इनके बीच में आएगा, मान लो 70 वोल्ट। तो एक काम करते हैं भाई, पहले इसका 100 हुआ करता था, अब 70 हो गया, मतलब कॉमन पोटेंशियल 70 मान लिया है। तो कितना चेंज आया? तो चेंज इन पोटेंशियल ऑफ फर्स्ट कंडक्टर, चेंज इन पोटेंशियल ऑफ फर्स्ट कंडक्टर, पहले कंडक्टर में कितना पोटेंशियल का चेंज आया है। डेल्टा V1 मान लो, डेल्टा V1 इज इक्वल टू होगा बड़ा माइनस छोटा, तो 100 क्या था? पहला पोटेंशियल V1, और 70 का मान लिया कॉमन पोटेंशियल, तो V1 माइनस V, ये चेंज हो गया पोटेंशियल में। ले भाई, अब एक काम कर, V की वैल्यू तेरे को पता है तो वो वैल्यू को पुट कर देना। तो V1 माइनस V, V बोले तो C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन में C1 प्लस C2। अब ज्यादा कुछ इसमें बच्चा नहीं, क्यों? एलसीएम ले और इसको सॉल्व कर। ठीक है, एलसीएम हो गया C1 प्लस C2, ओके, C1 प्लस C2 का V1 में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो C1 V1, ओके, V1 का C2 में भी कर ले, C2 V1 माइनस माइनस दोनों पे आएगा C1 V1 और माइनस C2 V2। उड़ा दे कुछ अगर उड़ रहा हो तो C1 V1 को C1 V1 से बाइज्जत रिहा कर। भैया कॉमन है क्या कुछ? तो C2 कॉमन है ना सर जी, C2 यहां भी होगा, यहां भी होगा, तो फिर तो भैया कॉमन होगा V1 माइनस V2 अपॉन में C1 प्लस C2। ये ले,
ये डेल्टा V1 आ रहा है। इक्वेशन नंबर इसको 5 6 7 8 जो भी है इक्वेशन कुछ भी मेंशन कर दो, इसको 8 मेंशन कर दी मान लो। ये पहले के पोटेंशियल में चेंज आया। इन अ सेम वे नाउ आई विल कैलकुलेट द पोटेंशियल चेंज इन सेकंड वन। So now I am going to find out the potential change in second one. Already I know the formula of common potential. तो दूसरे के पोटेंशियल पहले V2 हुआ करता था जो बाद में V हो गया। पहले कम हुआ करता था 50 हुआ करता था और बाद में वो 70 हो जाता है। पहले 50 हुआ करता था, कॉमन पोटेंशियल तो 70 हो गया ना, तो 50 से 70 ज्यादा हो गया। इसका मतलब ये है कि ज्यादा में से कम को माइनस करेगा। कॉमन पोटेंशियल में से जो V2 कंडक्टर का पोटेंशियल था पहले उसको माइनस करेगा। कॉमन पोटेंशियल कितना है V, पहले कितना हुआ करता V2 और अभी कितना हो गया V, तो चेंज कितना आया, कॉमन पोटेंशियल माइनस पहले का पोटेंशियल। क्लियर, या नया पोटेंशियल माइनस पहले का पोटेंशियल। तो इन अ सेम वे ऐसे ही मैं कैलकुलेट कर रहा हूं चेंज इन पोटेंशियल ऑफ सेकंड कंडक्टर डेल्टा V2। डेल्टा V2 इज इक्वल टू क्या होगा, वही ज्यादा क्या है इस बार, ज्यादा कॉमन पोटेंशियल है तो V माइनस V2। ये दूसरे कंडक्टर के पोटेंशियल में इतना चेंज आ गया। पहले V2 हुआ करता था, अभी V है तो चेंज कितना आया, V माइनस V2 का। ओके, अभी तेरे को वैल्यू पता है V की, तो वैल्यू पुट कर दे। V की जगह पे आएगा C1 V1 प्लस C2। V क्या है, कॉमन पोटेंशियल अपॉन में C1 प्लस C2 माइनस V2। वही एलसीएम लेके सॉल्व कर तो C1 प्लस C2 नीचे आ गया एलसीएम, ये वाला टर्म एज इट इज रहेगा C1 V1 प्लस C2 V2 माइनस V2 का मल्टीप्लाई कर ले तो V2 का मल्टीप्लाई C1 में करेगा तो C1 V2 ओके माइनस ये माइनस साइन दोनों पे आएगा माइनस C2 V2। एलसीएम लेके सॉल्व किया भैया, कुछ कैंसिल है क्या, रिंकू बता कुछ कैंसिल दिख रहा है क्या, C2 V2 ये ले कैंसिल कर दिया। तो यहां से C1 V1 और C1 V2 बचा, तो C1 कॉमन ले लेना, C1 कॉमन ले ले तो डेल्टा V2 इक्वल टू आ जाएगा। C1 कॉमन लेने के बाद ओके यहां पे बचा V1 बहुत अच्छे, और यहां बचेगा C1 कॉमन लेने के बाद माइनस का V2 ओके। और अपॉन में तो जो एलसीएम है वो है ही ना ये C1 प्लस C2। अब एक काम कर इक्वेशन नंबर 9 हो गई। चेंज इन पोटेंशियल मैंने पहले कंडक्टर में भी निकाल लिया, चेंज इन पोटेंशियल मैंने दूसरे कंडक्टर में भी निकाल लिया। अब एक काम करते हैं, इन दोनों का रेशियो फाइंड आउट करते हैं। सो इक्वेशन नंबर 8 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 9 क्यों पता करते हैं, देख लेंगे अभी क्यों पता किया है। मैं एक्चुअल में ये जानना चाहता हूं कि इनके जो पोटेंशियल चेंज हो रहा है वो किस पैरामीटर पे, किस बिहाफ पे चेंज हो रहा है। ओके तो डेल्टा V1 डिवाइडेड बाय डेल्टा V2 पहले का चेंज अपॉन में दूसरे कंडक्टर का पोटेंशियल चेंज। डेल्टा V1 की वैल्यू C2 V1 माइनस V2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2 ओके। अब इसको डिवाइड कर देंगे डेल्टा V2 से, डेल्टा V2 की वैल्यू ये है C1 ओके V1 माइनस V2 और अपॉन में C1 प्लस C2 कैंसिल कर देंगे C1 प्लस C2 से, V1 माइनस V2 से ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो अभी बचेगा C2 अपॉन में C1। तो डेल्टा V1 अपॉन डेल्टा V2 की वैल्यू आ जाती है C2 अपॉन C1। तो यहां से एक बात बहुत अच्छे से क्लियर होके आई। मैं आपको जैसे बता रहा था कि मैं ये फाइंड कर ही क्यों रहा हूं, तो ये बात निश्चित रूप से अच्छे से निकल के सामने आई है कि जो डेल्टा V है वो डेल्टा V1 यहां है, C1 यहां है, मतलब कैपेसिटेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। इसका मतलब क्या हुआ, पहले मैं लिख देता हूं कि जो चेंज इन पोटेंशियल है वो उसके कैपेसिटेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। इसका मतलब ये है कि जिसका कैपेसिटेंस ज्यादा होगा ना उसके पोटेंशियल में कम चेंज आएगा। अब इनमें से जिसका भी कैपेसिटेंस कम होगा उसके पोटेंशियल में कम चेंज आएगा, और जिसका कैपेसिटेंस ज्यादा होगा दोनों कंडक्टर्स में से उसके पोटेंशियल में चेंज भी ज्यादा आएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, जो कॉन्सेप्ट जो टॉपिक हम पढ़ रहे थे उसी टॉपिक का दूसरा पार्ट है लॉस ऑफ एनर्जी बाय
कॉम्बिनेशन ऑफ टू कंडक्टर्स, और जो प्रोबेबिलिटी मैंने आरबीएससी के लिए पहले बताई थी वही इसकी है, मतलब दोनों की मिला के, ये जो दोनों टॉपिक हैं उनकी मिला के प्रोबेबिलिटी है 80%। थ्योरी का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसके चांस ज्यादा हैं, न्यूमेरिकल पूछा जाएगा, इसके चांस कम हैं, और सीबीएसई में इस टॉपिक पे न्यूमेरिकल पूछ लिया जा सकता है, इसके चांस ज्यादा हैं, और मैं इस साल प्रेडिक्ट करके चल रहा हूं कि इस टॉपिक पे न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है। तो लॉस ऑफ एनर्जी, देखिए टॉपिक क्या है, लॉस ऑफ एनर्जी बाय कॉम्बिनेशन ऑफ चार्ज्ड कंडक्टर्स। ओके, समझते हैं, कंडक्टर्स ले लो, चार्ज कंडक्टर्स, पहले की ही तरह, पहले का कैपेसिटेंस C1, दूसरे का C2, पहले का पोटेंशियल V1, दूसरे का V2, पहले पे चार्ज Q1, दूसरे पे चार्ज Q2, लेकिन अभी इनको कनेक्ट नहीं किया गया है, ये इनको जोड़ने से पहले की बात थी। लॉस ऑफ एनर्जी, ठीक है, मैं भी देख लूंगा लॉस ऑफ एनर्जी, पहले तो एक काम करो, लॉस तो बाद में निकालेंगे, कितनी एनर्जी है अभी इस कंडक्टर के पेयर्स की, इन दोनों की मिला के एनर्जी कितनी है, उसके बाद फिर जब मैं इनको जोड़ दूंगा एक वायर के थ्रू, तब मिला के एनर्जी दोनों की कितनी होगी, फिर दोनों कंडीशन में डिफरेंस निकालूंगा एनर्जी का, और वही होता है लॉस ऑफ एनर्जी। किसी किसी के मन में ख्याल आएगा कि सर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंग, तो मैं डायग्राम बना ही देता हूं ख्याल आने से पहले, ये C1 है, चेंज नहीं होगा, C2 चेंज नहीं होगा, कॉमन पोटेंशियल V हो जाएगा, इसका भी V हो जाएगा, इस पे चार्ज Q1 डैश रह जाएगा। क्या है, जैसे ही मैं इन दोनों को कनेक्ट कर दूंगा तो जो चार्ज है वो हायर पोटेंशियल से, मैंने मान लिया V1 हायर पोटेंशियल पे है, लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो करने लगेगा, तो इस पे चार्ज कम होके रह गया Q1 डैश, और इस पे चार्ज बढ़ जाने के बाद हो गया Q2 डैश, और कब तक फ्लो होता रहता है ये चार्ज, जब तक कि दोनों के पोटेंशियल सेम ना हो जाए। हाँ, तो इस वायर के थ्रू चार्ज फ्लो हो रहा है, कई लोग सोचेंगे सर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंग तो जितनी एनर्जी सिस्टम में पहले होनी चाहिए थी उतनी ही अब होनी चाहिए, देन व्हाई देयर शुड बी लॉस ऑफ एनर्जी, फ्रॉम वेयर दिस वर्ड हैज बीन अराइज्ड, नाउ दिस क्वेश्चन may be in your minds, so listen to me what I am going to tell you। जैसे ही हम इन दोनों चार्ज कंडक्टर्स को इस वायर के थ्रू कनेक्ट करेंगे, चार्ज फ्लो करने लगेगा, हाँ तो अच्छी बात है, और चार्ज के फ्लो होने से बनती है इलेक्ट्रिसिटी, करंट, और जैसे ही करंट फ्लो करेगा इसके अंदर हीट एनर्जी आ जाएगी, और कुछ एनर्जी हीट एनर्जी की फॉर्म में खर्च हो जाएगी, वही हीट एनर्जी कितनी खर्च हुई मैं वो निकालना चाहता हूं। सही बात है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फॉलो होगा, लेकिन कुछ एनर्जी, लेकिन पहले जो एनर्जी थी वो इन दोनों कंडक्टर्स के अंदर हुआ करती थी, अब इन दोनों कंडक्टर्स के अंदर एनर्जी कुछ कम रह जाएगी, और थोड़ी सी एनर्जी इस वायर के अंदर हीट की फॉर्म में खर्च हो जाएगी। वो हीट की फॉर्म में एनर्जी कितनी खर्च होगी यही फाइंड आउट करने मैं जा रहा हूं। इनिशियल एनर्जी कितनी होगी, इनिशियल एनर्जी ऑफ कंडक्टर्स, क्या फॉर्मूला होगा, U इनिशियल इज इक्वल टू इसकी एनर्जी प्लस इसकी एनर्जी, और एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ CV², एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ कैपेसिटेंस इनटू पोटेंशियल का स्क्वायर। तो इसका कैपेसिटेंस C1, इसका पोटेंशियल V1 का स्क्वायर, ऐसे ही इसकी एनर्जी कैलकुलेट करो, इसका कैपेसिटेंस C2 तो हाफ C2 इनटू इसका पोटेंशियल V2 का स्क्वायर। तो ये हो गई इनिशियल एनर्जी इक्वेशन नंबर 1। फाइनल एनर्जी कैलकुलेट करते हैं। फाइनल एनर्जी मतलब ये पहले ऐसे दिखता था, ये बाद में ऐसा दिखता था। फाइनल एनर्जी होगी UF से डिनोट कर रहा हूं, तो नई एनर्जी होगी हाफ। अब देखो, पहले मैं नई फाइनल एनर्जी बताने से पहले एक कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूं, और उसका कॉन्सेप्ट पे बेस्ड न्यूमेरिकल आपसे पूछा जा सकता है। सीबीएसई वालों के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, सुन ले। सुनो, मैं क्या कह रहा हूं, पोटेंशियल बराबर हो गया, ठीक है। दो तरीके के कॉम्बिनेशन मैंने आपको पढ़ाए थे, सीरीज और पैरेलल। कौन से कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल जो है कंडक्टर्स को जोड़ने के बाद सेम होता था, सर पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो
तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल जो है वो सेम हो जाता था, तो यहां भी पोटेंशियल सेम हो रहा है, तो मैं इस कॉम्बिनेशन को पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कंडक्टर्स या पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स कह सकता हूं। तो फाइनल एनर्जी फाइंड आउट करने के लिए एक स्टेटमेंट में बता रहा हूं, आफ्टर कनेक्टिंग द कंडक्टर्स, आफ्टर connecting the conductors, they will behave, कैसा बिहेव करेंगे, एज पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो अब पैरेलल कॉम्बिनेशन में मैं इनका रिजल्टेंट डायग्राम बना रहा हूं। अब इसी डायग्राम को मैं कैसे रिप्लेस कर रहा हूं, रिजल्टेंट डायग्राम देखिए कैसे बना रहा हूं। अच्छा ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में रिजल्टेंट कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता था, क्योंकि C1 होता था C1 + C2। तो मतलब इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन आएगा, इन दोनों को जोड़ने के बाद जो रिजल्टेंट कैपेसिटेंस या कंडक्टर बनेगा उसका कैपेसिटेंस होगा C = C1 + C2। ओके, और उसका पोटेंशियल, तो पोटेंशियल तो उसका उतना ही होगा जितना इन दोनों का है, V और V है दोनों का, तो रिजल्टेंट जो आएगा उसका भी पोटेंशियल वही रहता है सेम पैरेलल कॉम्बिनेशन में। चार्ज दोनों पे मिला के जितना है उतना आएगा रिजल्टेंट का, तो Q डैश हो जाएगा Q1 डैश + Q2 डैश। और ये चार्ज किसके बराबर हुआ करता था, चार्ज तो जितना पहले हुआ करता था उतना ही बाद में हुआ करता था, Q1 + Q2 के बराबर। तो भैया ये अगर आपको चीज समझ में आ गई है तो फिर आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वापस समझो, पैरेलल कॉम्बिनेशन के बराबर हमने दोनों को मान लिया है, मैं इन दोनों का पैरेलल इक्विवेलेंट डायग्राम बनाना चाहता हूं। तो इन दोनों को हटा के मतलब एक कैपेसिटेंस लगाना चाहता हूं, एक कंडक्टर लगाना चाहता हूं। तो इन दोनों को हटा के जो इकलौता कंडक्टर लगाऊंगा उसका कैपेसिटेंस होगा, पैरेलल में कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है C = C1 + C2। तो इन दोनों को हटा के जो कंडक्टर लगाया है उसका कैपेसिटेंस C1 + C2। और पोटेंशियल कितना होगा जो हटा के इन दोनों को लगाया है कंडक्टर, उसका जितना इन दोनों का हुआ करता था, क्योंकि इन दोनों का सेम ही तो हुआ करता था, तो उसका कैपेसिटेंस पोटेंशियल होगा V। और उस रिजल्टेंट कैपेसिटेंस के अंदर, रिजल्टेंट कंडक्टर के अंदर चार्ज कितना होगा, चार्ज होगा जितना इन दोनों में मिला के है। तो ये अकेला इन दोनों के इक्विवेलेंट है। सो दिस इज नोन एज पैरेलल इक्विवेलेंट ऑफ दीस टू कंडक्टर्स। आपको ये डायग्राम में बना के समझा देना होगा। अब मैं इन दोनों की अलग अलग एनर्जी निकालने के बजाय इसकी एनर्जी कैलकुलेट करूंगा। क्यों? अरे क्योंकि मैंने क्या कहा, इन दोनों का जितना मिला के इफेक्ट होगा उतना इसका अकेले का होगा। तो फाइनल एनर्जी हो जाएगी, फॉर्मूला कौन सा बताया था, हाफ CV²। तो कैपेसिटेंस कितना है इसका, हाफ C की जगह आ गया C1 + C2, हाफ C पोटेंशियल का स्क्वायर। तो पोटेंशियल तो इसका V है, V का स्क्वायर हो गया, इक्वेशन नंबर 2 आ गया। अब कैपिटल V की वैल्यू पुट कर दो, पुट द वैल्यू ऑफ कैपिटल V। कैपिटल V की वैल्यू क्या है, जो भी है वैल्यू पुट करो, UF हो गया हाफ C1 + C2। कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या निकाल चुके थे हम लास्ट डेरिवेशन में, कॉमन पोटेंशियल होता था C1 V1 + C2 V2 अपॉन में C1 + C2। ये फॉर्मूला अगर नहीं याद है तो याद कर लो, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, यहां एक लाइन लिखनी होगी आपको, सिंस द कॉमन पोटेंशियल कैपिटल V C1 V1 + C2 V2 अपॉन में C1 + C2। उसके बाद ये वैल्यू आपको पुट करनी होगी, मैंने डायरेक्ट कर दिया है, आप एक स्टेप ज्यादा खर्च करना। और अपने पास U फाइनल का फॉर्मूला आ जाता है हाफ C1 + C2, जो कि कैपेसिटेंस है, रिजल्टेंट कैपेसिटेंस इनटू कॉमन पोटेंशियल जो भी है उसका स्क्वायर, हाफ C इनटू कॉमन पोटेंशियल का स्क्वायर। अब चेंज इन एनर्जी निकालना है, तो पहली एनर्जी ये थी, फाइनल एनर्जी ये है, तो डेल्टा U क्या हो जाएगा। उससे पहले ये देखो, ये C1 V1 + C2 V2 का होल स्क्वायर है और अपॉन में C1 + C2 है। तो एक काम करो, दोनों का इंडिविजुअल होल स्क्वायर लिख दो इसको, U फाइनल हो जाएगा हाफ C1 + C2। ओके
ठीक है, और C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर अलग कर दिया, C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर, ओके, अपॉन में C1 प्लस C2 का भी होल स्क्वायर करेंगे, C1 प्लस C2 का भी होल स्क्वायर करेंगे, और C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर का ये 2 जो है इससे कैंसिल हो जाएगा, C1 प्लस C2, तो नीचे क्या बचा रहेगा, C1 प्लस C2 बचा रहेगा, तो U फाइनल आ जाएगा हाफ C1 V1 का प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर अपॉन में C1 प्लस C2, इक्वेशन नंबर 4। अब आप दोनों ही जो एनर्जीज आई हैं उनका डिफरेंस निकाल लो, तो डेल्टा U इज इक्वल टू हो जाएगा फाइनल इनिशियल जो एनर्जी थी उसमें से फाइनल एनर्जी को माइनस कर देंगे। इनिशियल एनर्जी कितनी थी, ये थी हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर माइनस U फाइनल कितना है, हाफ C1 इसके होल स्क्वायर को ओपन कर देते हैं यहाँ पे, या पहले वैल्यू पुट कर देते हैं, C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर अपॉन में नीचे है C1 प्लस C2। देखिए 1/2 यहाँ भी होगा एवरीवेयर होगा, तो उसको कॉमन ले लो, 1/2 कॉमन लेने के बाद, और C1 प्लस C2 आ गया एलसीएम, C1 प्लस C2 आ जाता है होल एलसीएम। अब C1 प्लस C2 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो C1 पहले इन दोनों टर्म्स में ही मल्टीप्लाई करना है, तो एक काम करते हैं C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर, ओके, हाफ तो जा चुका है इसमें, C1 प्लस C2 का मल्टीप्लाई, ओके, प्लस 1/2 कॉमन जा चुका है, बल्कि माइनस आएगा, 1/2 कॉमन जाने के बाद यहाँ बचेगा C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर। ओके, लेट्स ट्राई टू सॉल्व इट। ये हो जाएगा हाफ C1 का पहले इसमें मल्टीप्लाई करो, तो ये हो जाएगा C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर, ओके, फिर C1 का इसमें मल्टीप्लाई करो, तो C1 C2 V2 स्क्वायर, फिर C2 का इसमें मल्टीप्लाई करो, तो प्लस C1 C2 V1 स्क्वायर, फिर C2 का इसमें मल्टीप्लाई करो, C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर। ये सॉल्व हो गया। अब माइनस इसके होल स्क्वायर को ओपन करो, ये माइनस यहाँ जगह नहीं है तो यहाँ लिख रहा हूँ, आप ऐसे मत सोचना डिवाइड में मत सोच लेना, ये माइनस यहाँ लिख रहा हूँ, इसका होल स्क्वायर होगा C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर प्लस 2C1 C2 V1 V2। अब ये माइनस लाएंगे तो माइनस को हर एक के साथ ले जाओ, यहाँ भी माइनस हो जाएगा और यहाँ भी माइनस होगा, और ये होल अपॉन में क्या था, C1 प्लस C2। जो भी कुछ कॉमन है कैंसिल करते हैं, C1 V1 स्क्वायर से C1 V1 स्क्वायर, C2 V2 स्क्वायर से C2 V2 स्क्वायर कैंसिल, ओके, और कुछ कैंसिल इसमें है नहीं। देखो C1 C2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, बचे हुए हर टर्म में C1 C2 है, तो ये आ जाएगा हाफ C1 C2 कॉमन लेने के बाद, यहाँ ये तो कैंसिल हो चुका है, यहाँ से बचा, पहले से देख लो C1 C2 कॉमन लेने के बाद V1 स्क्वायर बचा, और यहाँ से C1 C2 कॉमन लेने के बाद प्लस का V2 स्क्वायर बचा, ओके, कैंसिल कैंसिल कैंसिल, यहाँ से C1 C2 कॉमन लेने के बाद माइनस का 2V1 V2 बचा, बहुत अच्छे, मजेदार, अपॉन में तो ये C1 प्लस C2 था ही, बस अब क्या है, तो इसे क्या लिख सकते हैं, V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर माइनस 2 V1 V2 को क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगी होल इक्वेशन हो जाएगी हाफ C1 C2 1/2 C1 C2, ओके, अपॉन में C1 प्लस C2 है ही, और ये क्या है, ये आइडेंटिटी है, ये तो भैया V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर है, तो ये आ गया V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। तो ये है एनर्जी चेंज का फॉर्मूला या एनर्जी लॉस का फॉर्मूला, इसको सेपरेटली यहां लिख सकते हैं। सो एनर्जी लॉस, कितना लॉस हुआ भाई आपको, डेल्टा U इज इक्वल टू हाफ C1 C2 अपॉन में C1 प्लस C2 और मल्टीप्लाई बाय V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। तो ये है एनर्जी चेंज। अब ये देखो, ये पता करते हैं क्या वाकई में हमेशा एनर्जी चेंज होता है, या ऐसा तो नहीं कभी कि फाइनल एनर्जी बढ़ी जाए। तो देखो V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव रहेगा। अब V1 माइनस V2 को करने के बाद चाहे नेगेटिव आए चाहे पॉजिटिव आए, उसका होल स्क्वायर करोगे तो वो रिजल्ट फाइनल जो है पॉजिटिव आएगा। मतलब C1 नेगेटिव हो नहीं सकता, C2 नेगेटिव होगा नहीं, दोनों का सम नेगेटिव होगा नहीं, मतलब ओवरऑल ये पॉजिटिव रहेगा।
ये नेगेटिव नहीं हो सकता, इसका होल स्क्वायर है, क्योंकि ये कोई भी नेगेटिव नहीं हो सकता, मतलब डेल्टा यू हमेशा, क्योंकि v1 माइनस v2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू पॉजिटिव और c1 c2 आर ऑलवेज पॉजिटिव होते हैं हमेशा, इस वजह से डेल्टा यू इज ऑलवेज पॉजिटिव। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये हुआ सम ऑफ द एनर्जी डेफिनेटली विल लॉस इन फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी, सम ऑफ एनर्जी विल लॉस इन फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी। कुछ एनर्जी तो इसकी हमेशा ही हीट एनर्जी की फॉर्म में खर्च हो जाती है। दैट्स ऑल।